एक second, let me choose that. Now, hello everybody. We are going to start with gravitation. Now, first of all, let me introduce you this picture which you can see here. So ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक मैन बैठा है, एक आदमी बैठा है एंड उसके ऊपर एप्पल नीचे ड्रॉप कर रहा है. सो ये पिक्चर क्या डिस्प्ले कर रही है, व्हाट दिस पिक्चर इज शोइंग टू अस. तो इस पिक्चर में बेसिकली ये चीज़ बताई जा रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, लाइक एप्पल ही हो गया, या आप बॉल ले लो. बॉल को जब भी आप एक किसी हाइट से गिराओगे तो वो नीचे ही गिरती है. एप्पल है ट्री से गिरेगा नीचे, लीव्स हैं वो ट्री से गिरेंगे नीचे, यहाँ तक कि जो रेन है वो भी नीचे की तरफ होती है. नेचुरल फिनोमिनाज ले लो या कोई भी सडन फिनोमिनाज ले लो, जो कुछ भी होता है तो उसमें एक चीज़ इन्वॉल्व होती है दैट एवरीथिंग फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, ऑन द अर्थ. जो भी चीज़ है वो अर्थ की तरफ ही जाती है. तो यहाँ पे ये साइंटिस्ट कौन है ये जानना भी ज़रूरी है. सो ये है आइजैक न्यूटन. इन साइंटिस्ट का नेम है आइजैक न्यूटन. इस नाम को याद रखें क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है. इन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है. इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए थे हमें, है ना, एंड इन्होंने फोर्स की डेफिनेशन विद एक्सपेरिमेंट विद प्रॉपर प्रूफ दी थी हमें. उसके अलावा इन्होंने फिर ग्रेविटेशन दिया. सो ग्रेविटेशन क्या है इस चीज़ को हम अब देखेंगे. व्हाट इज़ बेसिकली ग्रेविटेशन ऑल अबाउट. तो ग्रेविटेशन को समझने के लिए आपने ये बहुत बार देखा होगा, कई बार मतलब देखा होगा कि लाइक आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल. बॉल, जो बॉल्स होती है वो कहाँ गिरती हैं, ऑन द अर्थ. दे ऑलवेज फॉल ऑन द अर्थ. उसके अलावा भी यू हैव रेन, ये भी कहाँ गिरती है, ऑन द अर्थ. क्यों ये सब चीज़ें अर्थ पे गिर रही है. देयर कैन बी अदर वेज एज वेल कि मे भी वो ऊपर की तरफ चली जाए, वो राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, बट एट द एंड वो कहाँ गिरती है, दे फॉल टूवर्ड्स द अर्थ. नाउ दिस इज ड्यू टू अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. वो जो फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ गिरता है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशन भी आइजैक न्यूटन ने ही दी थी. तो इस पिक्चर को ध्यान रखेंगे. ये जो पिक्चर है ये आपको बताती है कि इंसिडेंट जिसके बाद से ग्रेविटेशन की खोज, देयर वॉज ग्रेविटेशन, बट ग्रेविटेशन को एक प्रॉपर डेफिनेशन देना, ग्रेविटेशन को विद एग्जाम्पल समझाना लोगों को कि देखिए दिस इज़ अ ह्यूज सोसाइटी, यहाँ पे खूब सारे तरह के लोग रहते हैं. कुछ लोग किसी चीज़ को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं. रिचुअल्स एक ऐसी चीज़ है विच वैरी, है ना, बट साइंस इज समथिंग विच नॉट वैरी, इट इज लीगल प्रूफ्ड. सो साइंस में बहुत सारे प्रूफ्स देने ही पड़ते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन. नाउ वी हैव सीन, ये आपने देखा है. एक सेकेंड, चलो पहले पिक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे जो लिखा है. देखो इस पिक्चर में भी मैं यही शो कर रही हूँ. आई थिंक आपको इंक विजिबल नहीं है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ आप लोगों के लिए. ये वाला ले लेते हैं, ब्लू. सो इस पिक्चर में आप क्या देख सकते हो, यू कैन सी कि हम सब लोग अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है ना. ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो अर्थ के सरफेस से भाग जाए, ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है. नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, यू हैव एनिमल्स ऑल्सो, इवन यू नो वाटर भी है. यू हैव वाटर जो कि अर्थ पे ही रहता है, वो भी नहीं भाग जाता. सो वाई. सो यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे. यहाँ पे देखो वी हैव सीन दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड मूव्स गोज अराउंड द अर्थ. तो ये भी हम जानते हैं कि यू हैव सन, ये जो सन है इसके अराउंड अर्थ जो है ये घूमती ही रहती है इन अ ऑर्बिट. You don't have seen an orbit, I don't have seen orbit. Orbit is something which is imaginary. ये एक imaginary orbit है, हम बोलते हैं, ठीक है, असली में ये exist नहीं करती, it's just imaginary,
हमने इसको इमेजिनरी ऑर्बिट बोला जाता है क्योंकि ये हमें दिखती नहीं है, ये केवल इमेजिनरी है। और हमने ऑर्बिट जो शब्द दिया है वो इसलिए दिया है कि वो पाथ है पर्टिकुलर जहाँ पे जो अर्थ है कोई दूसरा प्लैनेट है वो मूव कर रहा है। एंड अब ये एक चीज़ समझ आती है कि जादू तो कोई चीज़ नहीं होती है साइंस में, तो यहाँ पे कैसा जादू है जिसकी वजह से जो अर्थ है वो एक इमेजिनरी ऑर्बिट में घूम रही है, ऐसे पाथ में घूम रही है जो दिखता नहीं है लोगों को। सो बेसिकली जो पाथ है ये किसी ने नहीं बनाया है, एलियन ने नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया है, ये ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। सन और अर्थ में जो अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशन है, अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन एक ही चीज़ है, अभी एक ही मानते हैं, डेफिनेशन देखेंगे और ढंग से समझेंगे। तो सन है और अर्थ है, इनके बीच में जो ग्रेविटेशन है उसकी वजह से जो अर्थ का सन की तरफ मूवमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर में लगता है ऑर्बिट में हो रहा है। देयर इज नो ऑर्बिट, जस्ट देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि देयर इज ऑर्बिट, है ना। मून है, यू हैव मून, सॉरी मैंने ये गलत बता दी इसकी ऑर्बिट। एक सेकेंड। सो मून की है जो ऑर्बिट, जो मून की ऑर्बिट है, मून उस ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूम रहा है ना। तो हर कोई जो चीज़ है वो अपनी ही ऑर्बिट में जो है वो घूम रही है। ये जो ऑर्बिट चीज़ है ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं है कि असली में है, हर जगह हमने देखा होगा दिस इज इमेजिनरी। सो बेसिकली क्या होता है कि देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है हमें लगता है किसी ऑर्बिट में घूम रहे, देयर इज़ नो ऑर्बिट, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के पास में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में। जितना ज़्यादा ग्रेविटेशन होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ ऑलवेज फॉल डाउनवर्ड टूवर्ड्स अर्थ, ये ऑब्जर्वेशंस है। जैसे मान लीजिए रेन हो रही है तो रेन में भी जो वाटर है इट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, वो उड़ नहीं जाता है, इट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पे नाम आया है आइजैक न्यूटन का। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम बिकॉज दिस नेम इज इम्पॉर्टेंट इन फिजिक्स। तो आइजैक न्यूटन कुड ग्रास्प द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज। तो यहाँ तक हमने एग्जाम्पल्स तो हमने नहीं देखे ज़्यादा, बट जो मैंने आपको कुछ अभी तक बताया उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, राइट। जैसे यहाँ पे भी है सोलर सिस्टम में ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन एंड मून गोज अराउंड द अर्थ। तो ये क्या है? दिस इज अगेन ड्यू टू अ फोर्स, खिंचाव। एक तरह से किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना। वी आर बेसिकली पुशिंग समथिंग टूवर्ड्स अस। सो ये जो फोर्स है जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें हो पा रही हैं, ये फोर्स को हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। ओके, इरेज कर देते हैं हम सारी इंक। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट यू दैट इसको अच्छे से देखो। ये एप्पल है, अर्थ की तरफ गिर रहा है। दिस एप्पल इज फॉलिंग टूवर्ड्स द Earth. Why? Again due to the gravitational force. Now let's see the story of gravity. So एक बार क्या हुआ था, Newton was sitting. He was sitting under a tree and he was thinking something in his mind. ऐसे ही नहीं बैठे थे, कुछ सोच रहे थे. Suddenly what happened कि there was an apple on the tree. ठीक है, ट्री पे एक एप्पल था which fell to the earth. ठीक है, वो अर्थ पे गिरा, है ना। अब अर्थ पे वो बैठे हुए थे जमीन पे, तो उनके ऊपर ही गिर गया, वो लग गया उनको। सो व्हाट ही सेड कि ओ माय गॉड चोट लग गई? नो, ही डिडंट सेड दिस। व्हाट ही सेड दैट व्हाई डिड एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ? Many options are there for this apple to go anywhere around. It can go upward, it can go left, right, wherever it wants. But इसने क्यों केवल जमीन ही चुनी? So he thought that if Earth can attract the apple and it cannot attract, can it attract the moon? So अभी ये छोड़ो,
थोड़ा अजीब सा हो गया। सो देखो, अब इन्होंने ये बोला कि देयर इज अ फोर्स भैया, देयर इज अ फोर्स। सो जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट हैं वो गिरते जाते हैं अर्थ पर। ठीक है, जो अर्थ के आसपास के ऑब्जेक्ट है, जो अर्थ की इस जो सराउंडिंग है अर्थ के सरफेस पे है, तो वो अर्थ पे ही गिरते हैं, है ना। और उन्होंने ये चीज अभी सोची, he thought that if earth can attract an apple, can apple not attract the moon? Can earth not attract the moon? sorry So अब इन्होंने कहा कि अर्थ ने एप्पल को खींचा अपनी तरफ। ठीक है, अर्थ ने एप्पल को खींचा अपनी तरफ। सो इफ अर्थ कैन अट्रैक्ट दिस एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून? इन्होंने ये सोचा, और इन्होंने ये भी सोचा इफ अर्थ कैन डू दिस, मून कैन ऑल्सो डू दिस। वो और भी बड़ा है, तो मून पे भी तो ये हो सकता है। सो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल सोचे, एंड देन व्हाट ही कंक्लूडेड, यहाँ पे देखो। सो ही कंक्लूडेड that the force of attraction between any two objects in the universe is called the gravitational force. So किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, m1 मान लो मास m2, तो ये m1 नामक एक पहला ऑब्जेक्ट है, m2 नामक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में भी देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ फोर्स, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो यू हैव ऑब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, मास 1, मास 2, जो भी आपने दो ऑब्जेक्ट को नाम दिए, देयर इज अ फोर्स जो उनके बीच में लग रही है, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ वी हैव एन एक्टिविटी। सो ये एक्टिविटी बहुत मज़ेदार है। वॉट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, आप यहाँ देख सकते हो इस बच्ची को, ये भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी कर रही है। यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम एक्टिविटी। आप मान लीजिए दिस इज यू, ओके, और मैं कह सकती हूँ दिस इज मी। मैंने अपने हाथों से एक रस्सी ली और यहाँ पे एक स्टोन बांधा है। इन्होंने कुछ और लिया है, बट सिंपल थिंग टू डू इज स्टोन लिया। ठीक है, एक रोप ली और एक स्टोन लिया। रोप को स्टोन से जोड़ लिया। अब आपने उसको घुमाना शुरू किया। यू आर गोइंग टू सी कि वो एक सर्कल बना रही है, एंड वो सर्कल में ही घूम रही है, वो इस पेरिफेरी के बाहर नहीं जा रही है। सो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस पेरिफेरी जो उसने बनाई है उसमें ही घूमे जा रहा है, उस ऑर्बिट में घूमे जा रहा है बेसिकली, जो उसने बना लिया है। अब यहाँ पे तो किसी ने कंस्ट्रक्ट नहीं की थी वो रोड फॉर दैट स्टोन की वो सर्कल में घूमे। तो ऐसा क्या था जिस वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस सर्कुलर मोशन में घूमे जा रहा था, एंड वॉज नॉट लीविंग दैट ऑर्बिट, दैट पेरिफेरी। सो इस एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन के माध्यम से के थ्रू हमने ये बात पता लगाया कि देयर इज अ फोर्स, एंड इट इज लाइक अ सेंटर सीकिंग फोर्स। ये मेरे हाथ है और मैंने इस हाथ से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा और अब मैं उसे घुमा रही हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट इस मोशन में घूम रहा है, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो सेंटर पे लग रहा है। द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सो इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम इसको अच्छे से डेफिनेशन में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर यू। एक सेकेंड। यस, व्हाट इज centripetal
centripetal force। ये मेरी तरफ से आपको पहला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट वाला, एंड दिस वुड बी फॉर 2 मार्क्स। तो सबसे पहले आपको शब्द की डेरिवेशन बतानी है कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या कहना चाहता है, इसका क्या मतलब है बाय वर्ड। सो वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेंट्रिपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। सो व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स? सेंटर सीकिंग फोर्स। पहली चीज तो ये ही आपको लिखनी है, इट इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब यहां पे आपको लिखना है द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ and it is acting towards the center. This force is called the centripetal force. ये जो यहाँ पे लिखी हुई डेफिनेशन है सेकंड पॉइंट में आपको ये डाल देनी है, ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है। सो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में बदलाव इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी। अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी आपको बतानी है तो उसमें 2 चीजें आती हैं, स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड में चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी है, और हमने चेंज इन वेलोसिटी को एक कॉमन शब्द दे रखा है दैट इज एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको मैं लिख भी दूंगी अभी एक्स्ट्रा में। एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो उसमें हो क्या रहा है, डायरेक्शन तो हर बार बदल रही है ना सर्कुलर पाथ में, यहाँ पे भी आई, वो यहाँ पे भी गई, वो यहाँ पे भी गई, वो इधर भी आई। सो डायरेक्शन इज ऑब्वियसली चेंजिंग। ठीक है, डायरेक्शन तो बदल ही रही है। तो अभी जो डायरेक्शन बदल रही है इट इज चेंजिंग द वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन। और यही जो चीज है ना जो उसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसकी एक्सेलरेशन करवा रही है बेसिकली, इसी वजह से जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। एंड ये जो फोर्स है दिस इज बेसिकली एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। कोई चीज सेंटर से किसी चीज को पकड़ के रख रही है। सो ये जो फोर्स है विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज सेंटर सीकिंग फोर्स। क्योंकि हमने ये चीज देखी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम सेंटर पे है जो घूम रहा है। अब मैं एक चीज लिख रही हूं यहाँ पे जो वेलोसिटी और डायरेक्शन का आया था। सो यहाँ पे मैं ये लिख के आपको दे रही हूँ। चेंज इन डायरेक्शन, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम एहसास होता है, सुनो, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसे हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम, ओह यहाँ पे एंड आ गया इसका, यहाँ पे लिख देते हैं, इसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। दिस इज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो चेंज इन डायरेक्शन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया हमें। नाउ इन एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में उड़ गया, या मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में उड़ गया, है ना, इट वुड गो इन अ स्ट्रेट लाइन अहेड। सो दिस इज व्हाट, thus a straight line will be a tangent to the circle। तो टेंजेंट का मतलब बेसिकली होता है, ये देखो, टेंजेंट का मतलब देखो,
टेंजेंट का मतलब होता है, ओह सॉरी, एक सेकेंड, ओनली एट अ पॉइंट, तो केवल एक सिंगल पॉइंट पर, ओनली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जब कोई ऑब्जेक्ट टच करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो वो जो पूरी जो स्ट्रेट लाइन बनती है उस समय पे, दैट इज अ टेंजेंट। लाइक जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उड़ के गया, तो दिस वॉज द पॉइंट जहाँ पे जो दो लाइन्स थी मीट करी, और ये जो स्ट्रेट लाइन बोली गई ये टेंजेंट थी। सो व्हाट इज अ टेंजेंट? Tangent is a straight line that meets the circle at one point only, that touches a circle at only a single point and only at one point, only and only at one point. This is called the tangent of the circle. Now let's try to understand this topic with the help of this diagram. देखो, एक सर्कल था, दिस इज अ सर्कल जिसको हमने छोड़ा, तो जब हम उस सर्कल को छोड़ेंगे या तो वो इस तरफ जाएगा और या तो वो उस तरफ जाएगा, है ना। तो जिस पॉइंट पर लाइन ने मीट किया उस सर्कल से, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लेट दिस पॉइंट बी, इसको बी मान लिया। सो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है जहां पे जो सर्कल और लाइन है वो मिली थी। सो वो पोर्शन जहाँ सर्कल और लाइन मिलती है वो पोर्शन बोला जाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और वो जो लाइन है इट वुड बी अ टेंजेंट लाइन। नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो ये यहाँ पे भी देख लो, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to the product of their mass and is inversely proportional to the square of the distance between them। क्या था, कुछ भी समझ नहीं आया। सो लाइन टू लाइन और ढंग से चीज को समझें अगर हम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, पहली बात तो यही आ जाती है यहाँ पे, व्हाट इज यूनिवर्सल, बिकॉज इट इज इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाओ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये फॉलो होगा ही होगा, ठीक है। दैट इज व्हाई द रीजन वी यूज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें ये बोला जाता है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेविटेशन, ठीक है। Every object in the universe attract every other object with the force। इस अट्रैक्शन के पीछे एक फोर्स है। अब ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट, बट मैं आपको सबसे पहले ये खुद समझा देती हूँ जिससे कि, है ना, मैं भी आपको थोड़ा अच्छे से बता पाऊँ। देखो, यू हैव अ फोर्स, ठीक है, एक, अरे इतना गंदा एफ बनाया है, सॉरी, यू हैव अ फोर्स, एक फोर्स है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपको पता है ना कैसा होता है, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देंगे। तो जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस, हम एक ऑब्जेक्ट का मास m1 दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2 ले लेते हैं एंड इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है, इंटू m2, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस का आप स्क्वायर कर दो, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उनका डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया बिटवीन देम। अब इसको हम इक्वेशन या 1 और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला, हमें मिला f इज प्रोपोर्शनल टू
m1 सॉरी m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये हटाना है। आई हैव टू रिमूव इट। अब देखो मैंने पिछले वाले चैप्टर में फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में भी बताया था कि व्हेन वी हैव टू इरेडिकेट दिस प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन, देन वी हैव टू इंक्लूड व्हाट इक्वल टू साइन। एंड इंक्लूड इक्वल टू साइन लगाने से काम नहीं चलता, ये अपने मनमर्जी का रास्ते प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी, इक्वल टू लगा दिया। हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालना पड़ता है। सो हम क्या डालेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो वी आर गोइंग टू ऐड कैपिटल जी इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनल। सो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं वी ऐड इक्वल टू के साथ हम उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी डालते हैं। सो मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालूंगी। एंड व्हाट इज दिस गोइंग टू बी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम हमने के लिया था, हम यहाँ पे क्या लेंगे, जी लेंगे, कैपिटल जी। सो व्हाट इज कैपिटल जी, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जी इज कांस्टेंट एंड इज गिवन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने इसका साइन हटाया प्रोपोर्शनैलिटी का। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद क्या किया, एक सेकेंड, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद क्या किया हमने, F इक्वल टू G कैपिटल वाला m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इतना आप लोग अब ध्यान रखेंगे। ओके, अब इस g की भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, सो द वैल्यू ऑफ g इज 6.67। ठीक है, इंटू 10 की पावर -11। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, पर केजी का स्क्वायर। अब ये कैसे ऑब्टेन हुआ, इसका भी हम ऑब्टेन बताएंगे कि ये कैसे मिला। अभी आप यहाँ तक इसको नोट करें। अब मैं ये समझाऊंगी कि कैसे हमें न्यूटन मीटर अपॉन केजी स्क्वायर मिला, जी का वैल्यू SI यूनिट। तो देखो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव कि हाउ वी गेट दिस व्हाट। एक सेकेंड, इनको फिर से एक सेकेंड, नेट चला गया है, मैं जब तक इंक को चेंज कर रही हूँ। ओके, ओके, नाउ सी, मैंने ये वाला ले लिया। erase all ink thing। अब देखो आपको इतना अभी तक समझ में आया है, जितना हमने अभी तक किया है ये भी एक बार देख लो फिर से। जो चीज़ है इसको मैं फिर से आपको बता रही हूँ। F is proportional according to the universal law of gravitation. F is proportional to mass of the product of the mass of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance. F is proportional to m1 into m2 upon d square. I have to exclude this proportionality sign. I have to include equal to. What I am going to do, I am going to tying it, removing it, and what I am going to add in it, I am going to add constant of proportionality. ठीक है,
तो जी था वो कैपिटल, ये ध्यान रखना है कैपिटल लगाना है, स्मॉल नहीं करना है, बिकॉज स्मॉल जी कुछ दूसरी चीज़ है, ठीक है। वो लगाया। अब जी की जो वैल्यू है वो है 6.67/10⁻11 एंड इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये कैसे मिली है ये जानने की बात है, दैट हमें कैसे जी जो है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर मिला, कैसे मिला ये देखो, इंटरेस्टिंग टू नो। सो यहां तक जो अभी हमने किया, इसमें एंड की चीज जो अभी तक हमने निकाली थी इज F इज इक्वल टू GM1 इंटू M2 अपॉन D का स्क्वायर। नाउ if I do crosswise multiplication, that means FD square equals to GM1 into M2 ये कर दो। अगेन इफ आई डू द क्रॉसवाइज मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं इस वैल्यू को इधर ले आई, सो व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड, G इज इक्वल टू FD स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, ये हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब इतना हो गया। यहां पे ना इस वाली जगह पे दिस पिक्चर, इस पिक्चर में सही लिखा है, इसमें देयर इज अ मिस्टेक डन मे बी बाय मिस्टेक, यहाँ पे 2 आएगा। क्यों 2 आएगा? बिकॉज डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 दो है ना, तो डिस्टेंस 1 के लिए एक m है, डिस्टेंस 2 के लिए दूसरा m है, तो दोनों आपके m स्क्वायर हो गया। सो इस डायरेक्शन में, इस वाले में अगर आप देखोगे इट इज राइट, इज राइट, इस डायरेक्शन में इट इज कंप्लीटली राइट, ठीक है। हियर इट इज ऑल राइट टू सी। यही दिक्कत है इसमें कि इफ आई एम राइटिंग इन दैट वे आई वुड नॉट एबल टू सी, है ना। सो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट वाला, ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल, दिस इज योर करेक्ट वंस दैट सी। यहाँ पे देख लो फिर से, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग हियर। अब देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, एन, डिस्टेंस के स्क्वायर की मीटर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, मास 1 इंटू मास 2, दैट इज kg का स्क्वायर। सो हियर वी गेट दिस, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी मैं 2 लगाऊं, ठीक है। सो यू गेट दिस थिंग। ये समझ में आ गया आप सबको? अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, और यहाँ पर इसको भी मैं जो मतलब मैंने अभी समझाया ना, ये सेम एज इट इज़ यही है वो चीज़, और जस्ट और अच्छे से आप प्रॉपर वे में देख सकते हो। सो यहाँ पे मान लो वी हैव 2 ऑब्जेक्ट, दिस इज m1 एंड दिस इज m2, ठीक है। ये m, आपने यहाँ पे स्मॉल m बड़ा m ले लेना है, बड़ा m एंड छोटा m, और अदरवाइज यू कैन टेक m1 इंटू m2। तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू उतना निकाल लिया। हेयर f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू स्मॉल m, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। बाय 1 and 2 we get f is proportional to m upon d square, and when I removed equal to sign I will get the gravitational constant, that is capital G. And then the next step I will
just put the values of g, m1, m2 and upon d square वाली I'm going to get the gravitation the force. So g is what? It is constant of proportionality. g क्या है? constant of proportionality होता है. और वैल्यू ऑफ जी भी क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी का स्क्वायर. ठीक है. एंड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं. ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक आई वुड से. सो हियर यू कैन सी वी हैव दिस डायग्राम और यहाँ पे यू कैन सी एक सेकेंड यू हैव द सोलर सिस्टम हियर. तो सोलर सिस्टम में आप ये देख सकते हो कि अर्थ इज अट्रैक्टिंग द प्लैनेट्स एंड सन. दिस इज योर सन. सो सन इज अट्रैक्टिंग अर्थ एंड अर्थ इज अट्रैक्टिंग मून. सही बात है. सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है. और द अदर एग्जाम्पल इज, हम अपने को कभी भी नहीं भूल सकते हैं, देयर इज अ फोर्स जिसकी वजह से हम सब जो है अर्थ पर है. वाटर जो है, यू हैव वाटर जो कि अर्थ पर है, जो इधर उधर नहीं भाग रहा है. यू हैव सीन इन मेनी, आप कुछ स्पेस में गए लोगों की अगर आप वीडियो क्लिप्स देखते हैं यूट्यूब में, यू आर गोइंग टू गेट कि वाटर के जो मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स आर देयर इन द एयर, इन देयर स्पेसशिप. वाटर ड्रॉपलेट्स है. टूथपेस्ट जो है वो उनके उड़ रहा है. दे आर जस्ट कैचिंग इट एंड वॉशिंग देयर टीथ. सो बहुत वहाँ पे मुश्किल कंडीशन होती है. विदाउट ग्रेविटेशन आप देख सकते हो क्या हो सकता है. देन यू हैव अगेन द सेम पिक्चर ओवर हियर कि एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मून. देन यू हैव टाइड्स. सो यू हैव वो कौन सी टाइड होती है आपकी? हमारी हाई टाइड्स, लो टाइड्स, विच आर अगेन कॉज्ड ड्यू टू Earth, Moon and Sun का gravitation. So what we can conclude from these example is the force that binds us to the earth, जो हमें earth से बांध के रखता है, otherwise हम earth से बाहर निकल जाएंगे earth के atmosphere से. The motion of the moon around the earth, the motion of the planet around the sun and the tides due to एक सेकेंड. Due to moon and sun tides. Now we have some questions here. तो ये जो questions हैं ये आपके पहला जो question है that what is G? G क्या है? G is the constant of proportionality. G is the constant of proportionality. G जो है ये constant है proportionality का. And इसे हम क्या कहते हैं? Is called the universal gravitational constant. It will never change. And what is the SI unit of this G? The SI unit of G is this 6.673. Now this tree is not at all compulsory, so you can say 6.67 into 10⁻⁻11, right? Why moon revolves around the earth rather than falling on the earth? This is due to the centripetal force. Understood? Then the next question is, why does apple fall towards the earth and why earth does not fall towards the apple? The important questions, I would say. It is the important questions. बहुत ही important question है. क्यों important है? इसलिए because अभी तक ये मैंने नहीं बताया है and इसलिए भी क्योंकि ये एग्जाम में भी बहुत आता है. ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है. Now
इन प्रीवियस चैप्टर, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो आपने 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, है ना। अगर मैं सेकंड और थर्ड लॉ की बात करूं तो हमने सेकंड लॉ में वी लर्न हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो हमने देखा था F इज इक्वल टू ma, बट हाउ। सो हमने उसमें देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, और किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास कम होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से होता है। जो ऑब्जेक्ट बहुत जिद्दी होता है तो वो एक्सेलरेशन नहीं लाता ज़्यादा। जो ऑब्जेक्ट कम जिद्दी होता है वो एक्सेलरेशन ले आता है। जिद्दी कौन होता है? जो लड़ाकू होता है, हट्टा कट्टा होता है। और जिद्दी कौन नहीं होता? जो पतला दुबला बेचारा होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसका जिद्दी वाला जो नेचर है, इनर्शिया है, वो ज़्यादा है, और जिसका कम है उसका, जिसका मास कम है, जिसका इनर्शिया कम है, उसका मास भी कम है। अब अगर मास कम होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उसका इनर्शिया भी कम होगा, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन तो बढ़ जाएगा ना। सो फोर्स इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इसको हमने से किया था, याद है? दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स एंड acceleration is inversely proportional to the mass, है ना। हमने देखा था इसमें that A is equal to Fm, right? and then हमने क्या किया? हमने F को इधर ले आना है एंड हमें F इक्वल टू ma मिलता है। कुछ ऐसे हमने किया था। इफ यू रिमेंबर इट, टेल मी कि यस और नो। हमने f की वैल्यूज में निकाली थी, दैट इज ma। इन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने ये देखा था कि इफ यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी चुप नहीं रहेगा, वो भी फोर्स लगाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टिट फॉर टैट फॉर्मूला लगता है, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो अगर अर्थ ने एप्पल पे फोर्स लगाया तो एप्पल ने भी अर्थ पे फोर्स लगाया होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन किस में होगी? जिसका मास कम है। अर्थ का तो भंडार है, बहुत सारा मास है, एप्पल का बहुत कम है। तो एप्पल में यू कैन सी द एक्सेलरेशन नॉट इन द अर्थ, बिकॉज एप्पल का मास इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद द मास ऑफ द अर्थ, राइट? सो यही चीज है विच यू हैव टू एक्सप्लेन। अकॉर्डिंग टू third law of motion, you have apple, which apple does attract the earth, but according to second law of motion, for a given force acceleration is inversely proportional to the mass। आपकी जो acceleration होगी वो मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब मास जो है एप्पल का, इट इज़ नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है, इन कंपैरिजन, ये स्मॉल नहीं आएगा, इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द अर्थ। सो वी डिड नॉट सी अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल, बट वी सी एप्पल मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ। Why do we use universal with law of motion? With law of gravitation, sorry, with law of gravitation, not with the law of motion, but the law of gravitation. Why do we use
universal word with the laws of gravitation. This is because it applies everywhere in the universe. Universe में हर जगह apply होता है. Now here you have free fall. So what is this free fall? किसी object का बिना किसी human effort के fall करना towards the earth, just one force should be there, is gravitation. So whenever an object fall towards the earth under the gravitation force alone, we say the object is in a free fall. Like for example, अगर मेरे पास एक एप्पल है, ये भी कहाँ जा रहा है? ज़मीन पे ही जा रहा है. ये एक बिल्डिंग ले लेती हूँ मैं. इस बिल्डिंग से एक बॉल गिर रही है. Now this is again without any human effort, and what it is again a gravitational force, but again it is in a free fall. And what is happening over here is कि जो object है वो बिना किसी external force के दूसरे वो चल रहा है towards the earth. So now whenever an object fall towards the earth under gravitational force alone, बिना किसी दूसरे force के, केवल gravitational force होना चाहिए, we say it as the object is in a free fall. अब this results in acceleration of the object. अब जब free fall होती है किसी object की, so उससे क्या होता है? It results in acceleration of the object. जब वो object earth पे गिरेगा तो पहले उसकी speed क्या होगी? कम होगी. एंड जैसे जैसे वो अर्थ के पास आएगा वो जल्दी से गिर जाएगा अर्थ पे. पहले तो हल्के हल्के आएगा, फिर जल्दी से अर्थ पे गिरेगा. सो दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. रिमेंबर इट. ओके. एक्सेलरेशन क्या है? इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ड्यू टू एक्सेलरेशन. सो इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन की इक्वल बोलेंगे. यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी नो दैट ए इज इक्वल, वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए and we know a is equal to g, so we can write f is equal to mg. Also we know f is equal to gm upon d का स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था. so if I replace, हाँ ये हमने अभी देखा था ये वाली चीज. now so if I do replacement of force from this mg, मैं अगर mg लिख दूं यहाँ पे, इधर नहीं, इधर एक सेकेंड, जब मैं एम जी लिख दूँ, तो जब मैं यहाँ पे एम जी लिख दूंगी तो मैं क्या करूँगी? एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर. राइट. अब ये छोटा एम और बड़ा एम तो कटेगा. छोटा एम बड़ा एम कट गया. ठीक है. मतलब अरे बड़ा एम नहीं, छोटा एम एंड छोटा एम, सॉरी, छोटा एम और छोटा एम तो कट गया. सो बचा क्या? ये बचा g इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी का स्क्वायर. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑन और नियर द, अब देखो ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट इधर है ना, एकदम अर्थ के ऊपर है, या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के कहीं पास में है. सो उस केस में हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं लेंगे, हम रेडियस का स्क्वायर लेंगे. हम रेडियस का स्क्वायर लेते हैं इन दैट केस जब हम ऑब्जेक्ट को ऑन और नियर द अर्थ सरफेस कहते हैं. एंड इन दैट केस हमारे पास जो डिस्टेंस इज इक्वल टू आर का स्क्वायर हो जाता है. एंड व्हाट वी गेट देन? वी गेट this. We get this. G is equal to gm upon r का square. Calculating value of G. So देखो बहुत easy है and बहुत मज़ेदार भी है. Even I do like to do this. Now mass of earth क्या है? हमें ये ध्यान रखना है. mass of earth is 6 into 10 की पावर 24 kg. और radius of the earth क्या है?
6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। सो आपने वैल्यू ऑफ जी निकालनी है, आपको इस फॉर्मूला में पुट करने वाली सारी वैल्यूज मिल गई। यू विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, योर जी वुड बी दिस। नाउ मास एंड वेट मेक डिफरेंस। अच्छा देखो, मास ऑलवेज एक्सक्लूड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आज मैं कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था मैंने उसको हटाया, एक्सक्लूड किया, एंड देन मैं मास बोलूँगी। वेट निकालना है अगर मुझे, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वेट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द ग्रेविटी। तो जो भी उस ऑब्जेक्ट का मास है इंटू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, आई विल गेट वेट। सो जितना भी न्यूटन वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का वो इंक्लूडिंग ग्रेविटी होगा। सो मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन ये है, मास मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो उसमें कितने मैटर है, मैटर यानी भार है। वेट मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसमें प्लस ग्रेविटेशन हो गया है, दैट इज वेट। मास इज कांस्टेंट नो मैटर्स व्हाट द लोकेशन इज। सन, मून, अर्थ, प्लेटो, जुपिटर, कहीं पे भी चले जाओ, मास तो एज इट इज रहेगा। 10 kg है तो 10 kg रहेगा, कहीं पे भी नहीं बदलेगा। लेकिन वेट डिपेंड्स, weight depends on the location of the object relation to the earth. So अगर अर्थ पे है तो अलग होगा, मून पे है तो अलग होगा, अलग होता है। SI यूनिट क्या है मास की, इट इज किलोग्राम, समटाइम्स ग्राम, नो मैट, डोंट राइट ग्राम एट ऑल, राइट kg बिकॉज यही है जो बुक में भी है। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेट, इट इज न्यूटन। नाउ मास इज measured by electronic balance, and what we use to measure the weight, we use spring scale. Okay, now here we have some more differences. These are 5 differences here. So what is mass? Is the amount of the substance in the body. कोई चीज है तो उसमें कितना भार, अमाउंट है उसका, क्वांटिटी। What is weight? This is due to the gravitational force of the body. ये स्केलर क्वांटिटी है। मास केवल kg है, लेकिन वेट में डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसा है? वेट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी है, दैट इज टूवर्ड्स द ग्राउंड और टूवर्ड्स अर्थ एंड हैज अ मैग्नीट्यूड। इसकी SI यूनिट किलोग्राम है, इसकी SI यूनिट न्यूटन है। सो कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, कितना ग्रेविटेशन है मास पर मैटर नहीं करता, कहीं पे भी चले जाओ, इट विल बी कांस्टेंट। वेट इसमें क्या है, वैरीज अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जहाँ भी ग्रेविटेशन वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ ग्रेविटेशन कम है इट विल बी लेस। यूजुअली मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और बीम बैलेंस एक ही चीज़ है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिख सकते हैं, इसको आप मेजर करते हो स्प्रिंग बैलेंस या कंप्रेशन बैलेंस से। वेट की और अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे है, क्योंकि वेट का एक और चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। वेट की डेफिनेशन, वेट इज द फोर्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वेट होता है इस बेसिकली क्या होता है, फोर्स है जो कि आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सो जब एक्सेलरेशन हुआ बाय ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, सो दैट फोर्स इज द weight. So weight is a force that results from the acceleration by gravity on the moon of an object. In modern scientific usage, weight and mass are fundamentally different quantities. See, weight is equal to force. That is why weight is also equal to m into g. Now mass is an intrinsic property of the matter. उसके अंदर की property है, whereas weight क्या है,
measures how strongly the force of gravity pulls on the matter. जितना ज़्यादा gravity होगा उतना ज़्यादा weight होगा, जितना gravity कम होगा उतना ही weight कम होता जाएगा. Mass, weight किसी चीज़ से matter नहीं करता. It is a unit which is excluding the gravitational force. So I think इसके बाद it is ended. So if you like the video, please tell me, and please tell me how I shall improve my speaking skills, how I shall make my videos more and more better for you, what tricks and tips I shall tell you. So let me know all these things, okay, in the comment section, which will be on. Then we are going to meet again with a new video. Till then, take care and bye bye.